हाँ जी बेटा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वगैरह। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई थिंक क्वांटाइजेशन लास्ट कंसेप्ट था, नहीं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज ये भी मैंने बता दिया था, है ना। आज हमें पढ़ना है सबसे पहले, ये थोड़ी सी और थ्योरी है बेटा, उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट पूरा शुरू हो जाएगा। जैसे 11th में काफी सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन और ये वो थे, यहां भी है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी है। ओके, चलिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक ये कंसेप्ट आता है। ओके, क्या मतलब? किसी भी बॉडी को ना चार्ज करने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप ऐसे बालों से रगड़ दो भैया, तो भी ये चार्ज हो जाता है, अगर कोई ग्लास रॉड है तो, है ना। बोलो। तो वो भी एक चार्जिंग का मेथड है। इसके अलावा भी और कई मेथड होते हैं। एक चार्जिंग होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो आपको हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कि जब भी किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, तो क्या होता है, जिसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम फोर्स से बाउंड होते हैं, वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिया बेटा, तो आप समझना, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन उसको दिया। स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन रगड़ने से जिसमें थोड़ा लूजली बाउंड था, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे गया, इससे इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये पहले न्यूट्रल था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हो गए ना दोनों चार्ज। तो फ्रिक्शन के कारण एक तो कई बार ये चार्जेस डेवलप होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कई सारे यहां पे दिए हुए हैं कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसके अलावा एबोनाइट की रॉड होती है, ऑन रबिंग विद वुल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वही है। नेगेटिव चार्ज कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिंपल फंडा है। ठीक है भाई। इसके अलावा क्लाउड्स ऑल्सो बिकम चार्ज बाई फ्रिक्शन। कभी कभी आसमान में बिजली कड़कती हुई देखी है आपने, है ना भाई। कभी कभी क्या, कुछ दिनों पहले ही देखा होगा शायद, दिन में बारिश हुई थी, पता नहीं चला, है ना। तो खैर, तो ये जो इतनी तेज जो बिजली दिखती है, क्या है भैया बिजली? थंडरस्टॉर्म क्या है? पता है क्या होता है? बहुत हाई वोल्टेज का पोटेंशियल एक जगह रहता है, और दूसरी जगह लो वोल्टेज। और वहां से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज जब फ्लो करता है ना, तो स्पार्क जनरेट होता है एकदम हाई पावर का। कभी कभी आपने देखा होगा, दो करंट की वायर्स अगर आसपास लाई जाए तो स्पार्क करता है। तो स्पार्क क्यों होता है पता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज मूव करना चाहता है, और इस मोशन के दौरान कई बार बीच का जो एयर है ना, उसको वो चार्ज कर देता है, आवेनाइज कर देता है। तो उससे उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है। क्लाउड्स वगैरह चल रहे होते हैं ऊपर, आपको पता है आयनोस्फीयर एक लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो कई बार एक लेवल से दूसरे लेवल में ना चार्ज का डिफरेंस आ जाता है। एक जगह मान लो 10,000 वोल्ट है, और दूसरी जगह 10 वोल्ट है। इतना ज्यादा अगर चार्ज का डिफरेंस हुआ ना वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। इसीलिए वहां स्पार्क जनरेट होता है। कभी कभी ये चीज तो जमीन तक भी आ जाती है। और ये बिजली इतनी तेज गिरती है बेटा, गिरती है इन द सेंस कि इतना तेज पोटेंशियल आता है, आसपास कोई खड़ा होगा ना तो एकदम जल जाएगा। हमारे घरों में तो ये 220 वोल्ट का पावर सप्लाई है, वो 11,000, 30,000, 40,000 ऐसे वोल्टेज होते हैं वो। तो सोचो क्या होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो क्लाउड्स वगैरह में भी ये फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो जाता है। क्लियर है बात? ये जो बात मैंने बताई कि भैया इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन
लूज किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। ये कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहां मैंने लिख रखा है, क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रह रहे हैं ना। दो बॉडी थी, इस पे जितना चार्ज था, ठीक है, और इस पे जितना चार्ज था, दोनों मिला के अब भी वो माइनस वाला इधर आएगा, तो ये भी न्यूट्रल और वो भी। क्यों भाई? तो दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओनली। ओके, कोई दिक्कत है? चल सकते हैं आगे? अच्छा जी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बना हुआ है। ये सब फिगर विगर बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहां बना दिया, और ना एग्जाम में ये कभी बनाने आता। एग्जाम में इस तरह के कोई केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन अब आने लग गए, तो इसीलिए ये फिगर विगर बनाने में कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चले आगे। यहां पे देखो, एक मैंने मेथड आप लोग को बताया, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप होना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और दूसरा मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन, और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। थोड़े थोड़े ही फर्क है। फ्रिक्शन में तो मैंने कहा फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप होना। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होना, कंडक्ट करना। इसमें क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया मैंने, तो क्या होगा? अगर मान लो इस पे 10 कूलम का चार्ज है, मान लो, और एग्जाम्पल जो लिखूं, अगर आपको लगता है कि बाद में याद रखने के लिए इजी रहेगा, तो आप लोग भी किया कीजिए एडिट उसमें। इस पे 10 कूलम का चार्ज है मान लो, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। जब इनको आपस में चिपका दिया और ये आइडेंटिकल हुई, तो दोनों में 5-5 कूलम आ जाएगा। अगर आइडेंटिकल हुए तो बराबर बराबर आ जाएगा, और अनआइडेंटिकल हुए तो डिपेंड करेगा कि किसमें चार्ज रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो आगे हम पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस कहते हैं उसको। ठीक है, फिलहाल मान लो कि बराबर है, तो दोनों में चार्ज बराबर बराबर बट गया। अब इनको अलग अलग कर दो, तो 5 कूलम 5 कूलम, दोनों चार्ज हो गए। तो पहले एक चार्ज था और बाद में दोनों चार्ज हो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि एक में से चार्ज कंडक्ट हुआ, दूसरे में ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? चले आगे। अच्छा जी, उसके बाद की बात आती है चार्जिंग बाई इंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन में क्या फर्क है? आजकल हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में गैस का संकट छाया हुआ है भैया, सब इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं, इंडक्शन कुकटॉप सब खरीद रहे हैं कि भैया गैस खत्म हो गया तो दिक्कत ना हो जाए। क्यों नाम है उसका इंडक्शन? बहुत अच्छे से तो डिटेल में हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, 7th और 8th चैप्टर में। 7th में है मेन, तो चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लेकिन खैर यहां पे थोड़ा सा हम लोग एक देखते हैं, इंडक्शन स्टोव किसी ने यूज किया है घर में? दो तरह के आ रहे हैं आजकल, एक इंफ्रारेड कुकटॉप, वो नहीं, इंडक्शन कुकटॉप। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। इंडक्शन कुकटॉप जो होता है, उसको ऑन भी रहेगा ना, छू दोगे ठंडा ही रहता है, वो गर्म नहीं होता। और इंफ्रारेड कुकटॉप जो होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन कुकटॉप में क्या होता है उसका, अब डिटेल कंसेप्ट तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा अभी के टॉपिक से, बस थोड़ा सा इतना बता देता हूं कि जो इंडक्शन कुकटॉप है उसमें नीचे ना कोयल होता है, और वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और उसके लिए एक अलग बर्तन आते हैं। सभी बर्तन यूज नहीं हो पाते इंडक्शन कुकटॉप। जी, जो भी इंडक्शन कुकटॉप वाले बर्तन होते हैं ना, उनका जो प्लेट होता है ना नीचे का, वो मैग्नेट से चिपकता है। मैग्नेट चिपका के देख लेना। बेशक आपका जो कुकर होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, लेकिन उसका बेस जो होगा ना, वो उसमें आयरन मिक्स होता है, उसमें मैग्नेट चिपकता है। तो होता क्या है कि इंडक्शन कुकटॉप के अंदर कोयल्स होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है किससे? ऊपर आपके बर्तन से। और वो मैग्नेटिक फील्ड
क्या करेगा, करंट डेवलप करेगा और हीट डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था कभी, तो खैर यहां करंट तो नहीं डेवलप करता, वो हीट डेवलप करता है, उसके कुछ कैलकुलेशंस होती हैं फ्रीक्वेंसी की, तो वो हीट डेवलप करता है और जिससे खाना पक जाता है। ठीक है बेटा, तो इंडक्शन का यहां पे मतलब होता है, खैर अब यहां से तो रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इंडक्शन का यहां पे मतलब होता है बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी बॉडी को चार्ज कर देना। यहां पे अभी जो आपने पहले पढ़ा था, यहां तो ये चार्ज बॉडी था और हमने इसके साथ चिपका दिया, भाई चिपका दिया तब तो चार्ज जाएगा जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे और इसके साथ चिपकाएंगे भी नहीं, तब भी वो चार्ज हो जाएगा। अब वो कैसे, जरा ध्यान से समझो। पहले तो हमने यहां पे क्या किया, दो अनचार्ज बॉडी ली, दो अनचार्ज बॉडीज लिए, ये दोनों अनचार्ज बॉडीज हैं और इनका जो बेस होता है वो इंसुलेटर होता है, ताकि जमीन को कोई चार्ज लीक ना हो। ठीक है भैया, दो अनचार्ज बॉडीज हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक चार्ज बॉडी है ये वाला, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लाओगे, नजदीक लाओगे, टच नहीं कराओगे, ये देखो पास में है लेकिन टच नहीं है, समझ आ रही है बात, टच नहीं है ये जरा भी। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ये दोनों चिपके हुए हैं तो दोनों के सारे नेगेटिव इधर खींच लेगा और सारे पॉजिटिव उधर हो जाएगा। बोलो बोलो भाई। उसके बाद जरा ध्यान देना, आपको लगेगा ये फिगर सेम है, ना जी, चुपके से जरा सा खिसका दिया है, ये देखो, ये प्लस वाले को उधर खिसका दिया है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, और अब इसको हटा दिया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग कर दो, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको इंडक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बिना फिजिकल कांटेक्ट के जो चार्ज बॉडी है, ये वाली जो चार्ज बॉडी थी, वो इनके कांटेक्ट में नहीं आ रही, जबकि इससे पहले वाले में चार्ज बॉडी को अनचार्ज के कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था, तो दिस वाज कंडक्शन। जबकि यहां पर चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के बस पास में लाए हैं, तो इसके इफेक्ट से सारे नेगेटिव इधर आ गए हैं और सारे पॉजिटिव उधर चले गए। ठीक है, उसके बाद इनको थोड़ा अलग कर दिया गया है कि अब चार्ज आपस में मिक्स ना हो, और इसको हटा लिया गया, इस पे प्लस इस पे माइनस सेपरेट कर दो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को? दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो इतनी कहानी हम पढ़ रहे हैं, यकीन मानो ये पूरा बनाने को कभी नहीं आने वाला एग्जाम में। कहोगे फिर क्यों पढ़ रहे हैं, आजकल जमाना केस बेस्ड और असर्शन रीजन जैसे सवालों में उलझाने का है, फिगर बना के दे दिया दो तीन। ठीक है, ये वाला एक सेटअप दे दिया, इससे पहले वाला दे दिया, और उसमें पूछ लिया कौन सा चार्जिंग बाय इंडक्शन है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात, इससे पहले वाला चार्जिंग बाय कंडक्शन और ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मेथड ऑफ चार्जिंग कितने हैं हमारे पास, तीन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, ये सब थ्योरी बेस्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल में ये नहीं आता। एक और एग्जांपल है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, जैसे यहां पे तो एक बॉडी को पॉजिटिवली करा मैंने और दूसरा नेगेटिवली, दोनों चार्ज हो गए। यहां पे देखो, यहां पे क्या करा, एक अनचार्ज बॉडी थी, ये आपके एनसीईआरटी से ली हुई फिगर है बेटा, आपके एनसीईआरटी में सेम मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी चीजें मुझे लगती है एनसीईआरटी से लेनी चाहिए वहां से ले लेता हूं, किसी रेफरेंस बुक से, कोई मेरा नोट्स है, सबको मर्ज करके ये बनाए हुए हैं आपके नोट्स, आप इनको ढंग से कर लीजिए, थ्योरी तो सारी कवर हो जाएगी इसमें, आपको न्यूमेरिकल के लिए ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होगा। ओके, चलो, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके नजदीक लाओ, तो इससे होगा क्या, यहां पर पॉजिटिव वाले एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव वाले एक तरफ, हाँ या ना, वो भी नजदीक ला रहे, टच नहीं कर रहे,
और इसीलिए इसको इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट्स इट। ओके, तो ये नजदीक लाने से पॉजिटिव वाले सारे इधर आ गए और नेगेटिव वाले उधर चले गए। उसके बाद इसको यहीं रखा और इसको पता है क्या कर दिया, ये क्या सिंबल होता है, अर्थ से कनेक्ट करना। ये सिंबल ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा सिंबल मिले ना, ऐसे कोई वायर लेके और ऐसे ऐसे ट्रायंगल जैसा बनता चला जाए, तो इसका मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करना। अगर इस तरह का सिंबल होता है तो हम कहते हैं ये सेल है, ये बल्कि बैटरी है ना भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। ये क्या है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है या अर्थ कनेक्टिविटी, ये ध्यान रखना। तो अर्थ से जब हम कनेक्शन करते हैं बेटा, तो अर्थ से कनेक्शन करने पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस तो यही रहते हैं, नेगेटिव कहां चले जाते हैं, जमीन में। आपको पता है कि अगर कोई भी वायर से अगर जमीन को कनेक्ट करो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। जमीन सारे चार्जेस को एब्जॉर्व करने में कैपेबल है, ठीक है। तो चार्जेस कौन एब्जॉर्व कर लेगा, अर्थ। कौन सा चार्ज एब्जॉर्व करेगा, नेगेटिव। अब इस पे पॉजिटिव बच गया खाली। अब ये तार भी हटा दो और इस भाई साहब को भी हटा लो, अब ये देखो सारे क्या हो गए, यानी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कोई परेशानी, क्लियर है सबको बात। स्टेप्स यहां मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। चलो आगे चल सकते हैं। अब अगर कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ध्यान दो, इट इज अ सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected। यानी कोई बॉडी पे कुछ चार्ज है कि नहीं उसका पता लगाया जाता है इसके हेल्प से, ठीक है। कैसे लगाया जाता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है। मैं तो आपको बताऊं कि इतना दूर क्यों जाना है। मान लो कि ये पेन है हमारे पास, छोड़ो इसको, इसके बाद इसको देख लेना, समझ आ जाएगा। ये दो पेन है, ये मान लो पेन नहीं, एक ही बॉडी थी पूरी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पहले इस पे चार्ज नहीं था, ऐसे था, और इसको चार्ज कर दिया मैंने पॉजिटिव। तो अगर ये मूवेबल होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, दोनों प्लस प्लस के। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, यही कंसेप्ट पे ये काम करता है भाई, सिंपल। जैसे कि ये देखो, अगर कोई चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये चार्ज हो गई बॉडी, तो इसके जो फ्लिप्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों भाई। या फिर अगर कोई चार्ज बॉडी इसके नजदीक लाते हैं, कोई भी बॉडी लाओ, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा फ्लिप ही करेगा, मतलब एक दूसरे को अवे ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर प्लस वाला नजदीक लाओगे, अगर ये माइनस का हो गया, यहां इंडक्शन कर रहे हैं, यहां इंडक्शन कर रहे हैं, और यहां पे कंडक्शन कर रहे हैं, यहां भी इंडक्शन कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है मुझे, कोई बता सकता है। कांटेक्ट में अगर ला रहे हो तो कंडक्शन, और जस्ट उसके पास ला रहे हो लेकिन टच नहीं करा रहे तो वो इंडक्शन। यस और नो। तो यहां पे हम लोग कांटेक्ट में लाए, कंडक्ट हुआ, ठीक है, और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ जी बेटा। अब ये कंडक्शन का एग्जाम्पल था कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, फिर इस बॉडी को चार्ज कर दिया, इस बॉडी को चार्ज किया, और इसमें जो दोनों फ्लिप होंगे, दोनों पॉजिटिवली, जैसे इस तरह के ऐसे हिंजेस टाइप के होते हैं। अब जैसे ये दोनों चार्ज हुए, पहले ऐसे थे, जैसे चार्ज हुए ये ऐसे हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते हो तो ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये क्या होगा, मतलब आप कहोगे यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कैसे हो गया, इंडक्शन हो रहा है ना। ये पूरी एक ही बॉडी थी, पहले न्यूट्रल थी, पहले न्यूट्रल होने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज। तो इस पूरी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा उसका नेगेटिव वाला किधर आ जाएगा, ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा प्लस से, और पॉजिटिव वाला
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर रिपेल करेंगे। या फिर अगर यहां नेगेटिव वाली बॉडी लाओगे तो इसका पूरा पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ या ना? तो किसी भी बॉडी को चार्ज है या नहीं है, अच्छा नीचे लिखा भी हुआ है इंडक्शन और कंडक्शन, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो जी, थ्योरी वाला पार्ट इतना ही था बेटा। अब यहां से सारा मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो जाता है और आपके नोट्स में अब बीच बीच में काफी सारी ब्लैंक स्पेसेस होंगी। अब यहां पे आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है बेटा, पहले तो मुझे बात बताओ, बेसिक इंट्रोडक्शन सबको अच्छे से क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम केवल स्टेशनरी चार्जेस से डील करेंगे और उससे रिलेटेड फेनोमेनन से। चार्जिंग के कुछ कुछ मेथड होते हैं जो इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन मैंने बताए। डेली लाइफ में उसके कुछ एप्लीकेशन भी बताए पिछली क्लास में मैंने। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड कुलंब ने लॉ दिया था कि दो चार्जेस Q1 और Q2, इन दोनों को अगर एयर या स्पेस में रखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि दोनों पे चार्ज कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करें। तो भैया अट्रैक्शन या रिपल्शन होता क्या है? एक तरह का फोर्स ही तो है भाई। कोई भी चीज किसी को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है तो दैट इज व्हाट, अ फोर्स। तो यही कहा, इसी के बारे में कुलंब ने बताया कि जब कभी भी दो चार्जेस को एयर या स्पेस में रखा जाए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, देन इन दिस सिचुएशन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच चार्ज, जिसको कुलम्ब फोर्स भी बोला गया क्योंकि कुलंब ने लॉ दिया था। सब अपना नाम तो घुसा ही देते हैं भैया, है ना? जैसे न्यूटन ने अपना नाम दिया तो यूनिट फोर्स की न्यूटन ही हो गई। तो यहां पे भैया सम्मान तो करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा काम किया। सही बात है, फिजिक्स तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो गया है, बड़े काम तो है ही ये। खैर, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप जरा यहां पे ध्यान से पढ़ोगे तो ये बात लिखी गई है कि इट स्टेट्स दैट if two charges are placed in air and vacuum separated by certain distance, then force experienced by either charge is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग अबव टू केसेस, अबव कंडीशंस, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो क्या लगेगा, कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वेयर दिस K इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कोई नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई नहीं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। नॉट इसलिए क्योंकि एयर में, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये फिक्स होती है। ध्यान रहेगी बात। ये जो ई, जो मैं ई जैसा मैंने लिखा है, देखो बेटा एप्सिलॉन बोलते हैं और आगे जीरो लगा हो तो नॉट लगा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट।
अब क्या होता है कि सब बच्चे ना अपने अपने हिसाब से ई बनाते हैं, सब अपनी राइटिंग के हिसाब से। कोई ऐसे बनाता है, कोई ऐसे, और कोई ऐसे, कोई और भी कैसे बना सकता है ना भाई। तो भैया यहां पर कोशिश करो कि आप यही लिखो, ये मत लिखो, क्योंकि आगे जाकर आपको क्या मिलेगा। जैसे अगर मान लो आराध्य ये भी है और आराध्य ये भी है, दोनों के नाम की स्पेलिंग तक सेम है, दोनों आराध्य शर्मा ही है। अब भाई मैं कैसे पता करूंगा, तो मैंने इनको रोल नंबर दिया हुआ है, उससे कुछ डिफरेंस रहता है। तो ऐसे ही सिंबल में अगर डिफरेंस रखोगे तो आपके लिए आगे इजी होगा। ई से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, ई से आगे ईएमएफ भी मिलेगा, और ई से एप्सिलॉन भी मिल रहा है। कहीं तीनों का यूज एक साथ आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टीचर एक्सपर्ट है बेटा, वो तो अपना उनको पता है कहां क्या लिखना है, तुम पजल हो जाओगे। इसीलिए तुम एक आदत बना लो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं इससे एप्सिलॉन लिखूं, इससे ईएमएफ लिखूं, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं। ठीक है, मेरी मानो तो तुम भी ये आदत तो अपना ही लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एप्सिलॉन, ईएमएफ, ये तो कहीं अलग से आप लोग लिख लो कोने में, नोट्स में ऊपर कहीं पे। और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे ही सिंबलाइज किया करूंगा। तीनों ई, भैया जो तीनों ई एक जैसा बनाएंगे वो कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए ये फर्क रखो। ठीक है भाई, फिर मैं आगे समझाता हूं। लिख लिया, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये यहां पर तो हमारे को जरूरत नहीं था। अब देखो, अगर आपने ये पूरे सिस्टम को एयर या स्पेस में रखा है तब तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को एयर या स्पेस में रखा है, स्पेस या वैक्यूम भी कह सकते हो, एयर और वैक्यूम में एक ही जैसी कंडीशन होती है। लेकिन इफ द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन सम मीडियम, तब के की वैल्यू पता है क्या रखनी पड़ती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन खाली। मीडियम टू मीडियम वैल्यू वेरी करेगी, कहोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे भी नहीं पता। हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होती, जिसकी वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। तो कहोगे बताया जाएगा, एकदम बताया जाएगा फिर। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू लिखी, खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये तो शायद वैल्यू नोट्स में आपके लिखा भी होगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है वो भी अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये लिख लो पहले फटाफट। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये समझ गए। इसमें ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन को मैं थोड़ा और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन क्या है, यहां तो पहले कूलम्स लॉ को ही डिफाइन करने की मैंने जगह छोड़ रखी है, थोड़ा सा उससे आगे एप्सिलॉन नॉट डिफाइन किया हुआ है। मैं पहले ही थोड़ा पहले ये बताता हूं, आपके नोट्स में थोड़ा सा आगे होगा अगले पेज पे। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एक्चुअल में इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हो गई, ये क्या होता है,
नाम जैसा कि सजेस्ट कर रहा है परमिटिविटी, कुछ परमिट करने की बात है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी मीडियम से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती हैं उसको कहा जाता है परमिटिविटी। जिससे जितनी जा सकती हैं यानी वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। यस और नो? तो ये बेसिकली ये बताता है कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर मीडियम से जा सकती। इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एयर या वैक्यूम के लिए ये फिक्स होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मीडियम बदल दिया जाए, एयर की जगह पे मान लो मैंने वाटर लगा दिया, कुछ और लगा दिया, तो भाई बाहर मीडियम का एक जैसा नेचर तो होता नहीं है। तो दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है कम जाए या ज्यादा जाए, तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी और वो हम नहीं बता सकते अभी से कितनी होगी। डिपेंडिंग मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। ओके, तो इसीलिए इसकी आप देखोगे कोई वैल्यू मैंने नहीं लिखी है जिस तरह इसकी वैल्यू लिखी थी। यस और नो? यहां पे लिखा है मैंने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परमिटेड टू पास थ्रू दैट मीडियम नॉर्मल टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस जा सकती। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा जी। और इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसकी वैल्यू आप मेरे से पूछोगे सर इसकी तरह बता दो, भाई हमें नहीं पता। अलग मीडियम वैल्यू अलग हो सकती। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? यस नो बोल दिया करो भाई। कई बार कहता हूं मोटिवेशन हमें भी चाहिए होती है ना? शांत बैठे रहते हो। अच्छा जी। इसके बाद एक बात आती है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है? किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन्हीं के रेशियो को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और उसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं के। कहोगे अभी जो के लिखा था थोड़ी देर पहले वही है ये के? ना, वो के नहीं है, ये वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था के। और यहां पे ये इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर रिलेटिव। इसीलिए इसको या तो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है या के से। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत? हाँ जी, ये बात समझ आ गई आपको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इनके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी भी वैल्यू मीडियम टू मीडियम डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि आप ही देखो ना, एप्सिलॉन आर किससे बन रहा है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, एप्सिलॉन तो जिस मीडियम का होगा उसी के लिए बात होगी ना। बोलो। यानी मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू भी डिफर करेगी। कोई दिक्कत? यहां पे अगर मैंने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो यहां लिख लेना कि मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू भी डिफर करेगी। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, क्योंकि दोनों रेशियो है ना, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। चले आगे। आगे क्या पीछे चलना पड़ेगा, वन कुलम को अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी अभी आपने कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना? ये पढ़ा था आपने। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वन कुलम डिफाइन करने को कहा जाए तो जरा देखो कैसे कर सकते हो।
इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर दो चार्ज इक्वल चार्ज लिए जाएं, यानी दोनों क्यू क्यू ले लिया जाए और उनको एयर में रखा जाए, एयर में रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर रखो, और वैसी स्थिति में देखो क्या क्या सिचुएशन मैंने कही, दो इक्वल चार्जेस लिए जाएं, एयर में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं, ये सारी बातें एक्सप्लेन हो रही हैं। दो इक्वल चार्जेस एयर में 1 मीटर की दूरी पर हो, और उस वक्त अगर इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगे, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, अगर उस वक्त इतना फोर्स लगे तो ये इससे कट जाएगा और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1 कूलम। जरा फिर से समझो, इफ टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर at a distance of 1 meter and experience a force of 9 into 10 raised to power 9, ताकि ये दोनों कट जाए, then the two charges will be called of 1 coulomb। तो ये डिफाइन करने के तरीके हैं बेटा, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, टू इक्वल चार्जेस आर सेड टू बी ऑफ 1 coulomb if they experience an equal force of this due to each other when placed in air separated by a distance of 1 मीटर। मैंने जो बात कही वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है, ये लिख लो ऐसे ही। कुलम्स का फोर्स समझ गए बेटा, इस पे वेक्टर लॉ और न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आज इतना ही कीजिए आप लोग।